हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा मैंने कहा था, मैं इंडियन ज्योग्राफी की आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये इंडियन ज्योग्राफी की मास्टर वीडियो है। लगभग मेरे पास 5000 क्वेश्चन है और आज हम इस पार्ट पहले में लगभग 500 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो कि A1 क्वालिटी के डीप लेवल के हैं, ठीक है। A1 क्वालिटी के डीप लेवल के, चाहे वो देखिए ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यूपीएससी, यूपी पीसीएस, चाहे हरियाणा पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, हर वो एग्ज़ाम जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सारे रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफेंस। तो इसमें देख लीजिए, हम 1990 से लेकर डिफेंस 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, चाहे यूपी पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, हरियाणा पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, तो वहाँ से मैंने ये उठाए हैं, डिफेंस। और इसमें हम डीप में चलेंगे एकदम सीक्वेंस वाइज। तो ये सेक्शन पहला है, यानी कि चैप्टर पहला बोल सकते हो। और इसमें हम देखेंगे भारत का इंट्रोडक्शन, यानी कि भारत की जियोग्राफी का इंट्रोडक्शन, डिफेंस। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे ना, ठीक है, तो यहाँ से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एकदम डीप लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। और ना ही यहाँ से पढ़ने के बाद कभी दोबारा जियोग्राफी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। 5000 क्वेश्चन है, तो लगभग हम 5-7 वीडियो में निपटा देंगे, ठीक है। पहला पार्ट है तो इसमें हम सिर्फ 500 क्वेश्चन देखेंगे। जो आने वाला पार्ट है लगभग हम उसमें 800 से प्लस 1000 क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट है, देखता है आप लोगों को कितना पसंद आता है। तो विदाउट बोले, ठीक है, अगर आवाज़ कम लगे तो 1.50 पर सेट कर लेना, और या फिर 75 है और 480 पिक्सल, ठीक है। तो चलिए, ये A1 क्वालिटी के क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे वो HTET का एग्ज़ाम हो, वीडियो का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, तो यूपी पीसीएस वालों के लिए तो ये रामबाण वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो आप सब अपना देख कर तैयारी कर सकते हो A1 क्वालिटी की। तो चलिए, ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन देखेंगे और एकदम हम सीक्वेंस में चलेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। ये पहला चैप्टर है और इसमें हम देखेंगे भारत का विस्तार, ठीक है। भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो चलिए देखिए, ठीक है। और ये IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए 2003 में, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम स्थित है, ठीक है। तो आपको कर्क रेखा की जानकारी होनी चाहिए। मान लो ये इंडिया है ना, तो इंडिया के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो देख लीजिए, ये है कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता से गुजरती है, आप यहाँ आंसर देख सकते हैं, ठीक है। और जितने भी भारत के 8 राज्यों से जो भी ये कर्क रेखा गुजरती है, तो इन सब की ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी। ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। और थोड़ा तीव्र गति में ही चलेंगे आगे। देखिए, भारत के, ठीक है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है 2016 में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आइजोल, ठीक है। और ये आई थिंक मिजोरम की राजधानी है, ये आइजोल, ठीक है। तो आगे देखिए, भारत का, ठीक है, भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। ये 37, 17 तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, ठीक है। ये 17 नहीं है, ये 37.6 ऐसा कुछ है, लेकिन 17 तो आता ही नहीं है कहीं हमारे नक्शे में, ठीक है। ये देखिए, यहाँ यहाँ जहाँ जहाँ 17 ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखते हैं भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो चलिए देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन, ठीक है, भारत का स्थिति, भारत कहाँ पर लोकेटेड है, या फिर पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर आता है भारत की स्थिति। तो चलिए देखिए, ये देखिए यहाँ से, ठीक है, भारत है 8 डिग्री 4 देशांतर उत्तर से 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री 6 उत्तरी देशांतर, ठीक है, से 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर और 97.25 पूर्वी के मध्य स्थित है, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये देख लीजिए, ये बिहार पीसीएस में पूछा हुआ है, ठीक है, और यूपी पीसीएस में भी पूछा है, ठीक है। तो ये भारत की स्थिति देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 8 डिग्री टू 4 देशांतर उत्तर में, उत्तर से, ठीक है, 37.5 डिग्री, और यहाँ पूर्वी देशांतर है 68 डिग्री 7 देशांतर पूर्वी से 97 डिग्री 97.5, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो सही नहीं है, तो देखिए, भारत में राज्यों की संख्या, ठीक है, भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है, ठीक है। और ये 2016 में पूछा गया था, तो उस टाइम तो 29 राज्य थे आई थिंक, ठीक है। तो अब तो 26 तो वैसे भी नहीं है, ये गलत है, ठीक है। और बाकी सारे सही है। भारत का अक्षांश विस्तार तो ये ऊपर बता दिया है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये 32 लाख कुछ है ना, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा। और भारत का रेखीय देशांतर तो ये भी ऊपर बताया है, ठीक है। तो भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, उपरोक्त सभी, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इन सारी जगह से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अब दिखाई दे रहा होगा सही से, ठीक है, यानी कि मिजोरम से गुजरती है। और देख लीजिए कौन कौन ऑप्शन में था,
मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से और मिजोरम से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर है अपना। ठीक है फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा होगा, आई होप क्लियर। तो चलिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फ्रेंड्स। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग बराबर भागों में बांटता है? तो कौन सा अक्षांश है? तो ये है 23.5 डिग्री उत्तर। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर है। तो ये भारत को लगभग दो भागों में बांटता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये बता दिया, 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है ये मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप यहाँ आंसर देखते रहिए। ठीक है, आप यहाँ भी आंसर देख सकते हैं। आगे चलिए, निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित कौन है? तो निकटतम दूरी पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, गुजरात से भी कर्क रेखा गुजरती है ना। आगे चलिए, ठीक है, निम्नलिखित देशांतरों में से भारत की प्रमाणिक मध्यम रेखा क्या कहलाती है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। और ये यूपीपीसी 2013 में प्री में पूछा हुआ है, यानी कि पहले पेपर में। ठीक है, हम एकदम डिटेल में चलेंगे सीक्वेंस वाइज। अभी हम सिर्फ भारत का विस्तार वगैरह देख रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? ये क्वेश्चन हज़ारों बार क्वेश्चन ऐसे बनता है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो ये दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक सेकेंड। ठीक है, ये करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग। ठीक है, 10 डिग्री चैनल तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए, यूपीपी से 2003 और 5 में पूछा हुआ है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो ये करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये कहीं से छानबीन के कहीं से PDF मंगाई है। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, अगर आपने 5000 क्वेश्चन लगा लिए ना तो फिर कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ना ही कोई बुक खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखिए, और ये IAS 2014 का पूछा हुआ है। देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित द्वीपों में से, ठीक है, निम्नलिखित द्वीपों के युगों में से कौन एक 10 अंश जलमार्ग यानी कि 10 डिग्री चैनल की बात हो रही है तो पृथक करता है? वही बात है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो ये करता है अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग। ठीक है, और ये IAS का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014 का। नेक्स्ट देखिए, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारत का मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? तो ये मैंने कई बार बताया है, ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास पड़ता है। ठीक है, अगर इलाहाबाद ऑप्शन में ना हो तो आप मिर्ज़ापुर पे लगाएंगे। अगर मिर्ज़ापुर भी ऑप्शन में ना हो तो ये है 82.5 डिग्री की गुजरती है नैनी के पास से लाइन। ठीक है, जो हमारे देश का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का टाइम है तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। नैनी ऑप्शन में ना हो तो मिर्ज़ापुर। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलिए, तो ये बता दिया भारत का मानक समय की देशांतर रेखा इलाहाबाद से होकर गुजरती है। ठीक है, बता दिया। आगे चलिए, एक सेकंड, क्या हो गया ये। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यमोत्तर के सबसे नज़दीक है? तो ये देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बना है। तो यहाँ पर मिर्ज़ापुर है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ इलाहाबाद आई नहीं। ठीक है, यहाँ पर है मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर पे लगाएंगे। और ये MPPCS यानी कि मध्य प्रदेश PCS का पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय समय मानक की यमोत्तर नहीं गुजरती। तो कहाँ से नहीं गुजरती? तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। ठीक है, जो भारत की जो समय रेखा है वो ऐसे ऊपर से ऐसे गुजरती है ना, तो वो छत्तीसगढ़ से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, लेकिन नहीं गुजरती तो कहाँ से? महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र इस साइड है। ठीक है, पश्चिम में। नेक्स्ट देखिए, 20वां नंबर क्या कहता है, यदि भारत मानक यमोत्तर पर मध्यम पर, सिंपल वे में समझिए, ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसा ही पूछा जाता है। एक ये अगर ये पूछे ना 120 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, तो 2.5 बजाना है। ठीक है, आपको 2.5 बजाना है। ठीक है, और ज़्यादातर ये ऑप्शन में यही रख के पूछवाता है कि 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? तो 14.5। ठीक है, 14.5 यानी कि 2.5। ठीक है, 2.5 इसका याद रखना। और ये क्वेश्चन हज़ारों बार पूछा गया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मान लो सबसे पहले सूर्य निकलता है ना अरुणाचल प्रदेश में, मान लो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है 5 बजे, और गुजरात में किस टाइम निकलेगा सूरज? ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश 2 घंटे आगे है गुजरात से। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 बजे निकला तो गुजरात में निकलेगा 7 बजे। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एज इट इज ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए
यहाँ पर 120 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना, तो इसको 2.5 बजा देंगे, यानी कि 14, ठीक है, 14 14.5 यानी कि 2.5 बजा देंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। आगे देखिए, ये देखिए आ गया ना, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्य निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश गुजरात से, ठीक है। ये देखिए गुजरात कांडला में सूर्योदय का किस टाइम होगा, तो ये 5 में 2 जोड़ दो, 7 बजे, ठीक है। ये 2 घंटे आ गए, तो ये देखिए 7 बजे, ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन हज़ारों बार ऐसे ही इन दो को रख के ही पूछवाता है। आगे चलिए, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 9 डिग्री चैनल ये करता है कवरत्ती को मिनिकोय के बीच है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल कवरत्ती और मिनिकोय के बीच है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए सारे के सारे चैनल, ठीक है, कवर हो जाएंगे यहीं पे। आगे देखिए, निम्नलिखित में ऐसे कौन मालदीव के साथ भारत की सीमा नहीं बनाता, ठीक है। तो मालदीव के साथ भारत की सीमा कौन नहीं बनाता, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा था, तो ये 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के बीच में सीमा नहीं बनाता, ठीक है, समुद्री सीमा नहीं बनाता, तो ये 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर बाई चांस एक आधा क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह हो, ठीक है, तो हम उसे छोड़ के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लंबी PDF है टाइप करने में, ठीक है, बहुत टाइम लगा हुआ है। तो जो भी एक आधा क्वेश्चन होगा उनसे पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप, पटना, ठीक है। पटना का स्थानीय समय क्या है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर वही है जो भारतीय मानक समय का है, ठीक है। ये नहीं है कि पटना हमारे देश के इधर स्थित है बीच में, तो पटना का अलग होगा, ठीक है। जो हमारे देश का टाइम स्टैंडर्ड है वही पटना का है, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए बिहार वालों ने PCS में पूछा हुआ है 1996 में, ठीक है। भारतीय प्रमाणिक समय कितना है, तो ये 5.5 घंटे है ना, ठीक है, 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। तो ये 5.5 घंटे ऑप्शन नंबर ए में है क्या, ठीक है। ऐसे याद रखना, ये 5.5 घंटे ऐसे लिखा हुआ है 1/2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समझ गए होगे। तो आगे चलिए, अपना देश का टाइम 5.5 घंटे आगे है। अब मान लो अभी कितना 3:30 हो रहे हैं ना, लगभग 3:30, तो ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम लगभग 9 बज गए होंगे, ठीक है। क्योंकि अपने यहाँ जो मैच शुरू होता है वो 1:30 बजे होता है ना, और वहाँ पे वो नाइट में मैच शुरू होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो, ये हो गया ना। आगे चलिए, भारत का, ठीक है ना, इस पर लगाओ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत का दूरस्थ बिंदु कौन सा है, तो ये है इंदिरा पॉइंट, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा फैक्ट के रूप में पूछा है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारत में, ठीक है, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता, तो ये बता दिया अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, अब दिखाई दे रहा होगा क्लियर, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दिया है। आगे देखिए, चलते हैं आगे, ठीक है। अगला क्या कहता है, भारत के राज्यों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा युगम सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिम है, ठीक है। तो ये पूछने की कोशिश कर रहा है, मान लो ये भारत का नक्शा है ना, तो इस सबसे पूर्व में कौन सा राज्य पड़ता है और सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पूर्व का है ना, पूर्व में सबसे पहले पड़ता है इधर अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में इधर पड़ता है गुजरात, ठीक है। तो गुजरात, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ गए होगे, ठीक फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर पूछा था सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, सबसे पूर्व में इधर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश और इधर पड़ता है गुजरात, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और ये देख लीजिए कब का पूछा हुआ है, ये IAS 2015 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। IAS 2015 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कुछ लॉलीपॉप क्वेश्चन भी रख देते हैं, क्योंकि भाई वैकेंसी आती है 700-800, ठीक है, उन्हें IAS भी तो बनाना है, अब सबको हार्ड ही पूछेंगे, तो ऐसे तो 800 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है, खाली चली जाएंगी। तो कुछ लॉलीपॉप क्वेश्चन भी आते नहीं है, ठीक है। उनका जो UPSC है ना, ये इसका पूरा सिलेबस डिफाइन कर रखा है UPSC ने, ठीक है। इसका पूरा सिलेबस डिफाइन कर रखा है। अगर UPSC ने ये लिख रखा है ना कि आप बाबर को पढ़ना है, तो हम बाबर से ही क्वेश्चन पूछेंगे, बाबर के अलावा हम किसी और पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। UPSC का एक एक पॉइंट, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो मैथ का सिलेबस हो, और चाहे वो इकोनॉमिक्स या फिर जियोग्राफी का, उन्होंने एक एक टॉपिक डिफाइन कर रखा है कि हम इससे पूछेंगे, डिपेंड्स। अब उन्होंने मान लो लिख रखा है कि हम ज्वालामुखी से क्वेश्चन पूछेंगे, तो ज्वालामुखी से ही आएगा, ये नहीं है कि लिख रखा है ज्वालामुखी और आ गया है पर्वतों से, डिपेंड्स। तो ये खास बात होती है UPSC की, सब कुछ आपको वहाँ पर डिफाइन कर देती है UPSC कि हम आपसे ये चाहते हैं। तो चलिए, भारत का सुदूर पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, तो ये भी बताया था ना, कौन सा है बता सकता है कोई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 68 डिग्री पूर्वी गुजरात में, ठीक है। यहाँ पर पूछा है क्या, सुदूर पश्चिमी पॉइंट, ठीक है। तो ये पश्चिम में इधर है ना गुजरात,
तो ये मेरे अकॉर्डिंग सी होना चाहिए फ्रेंड्स। देखते हैं, तो ये देखिए सी ही है फ्रेंड्स, सी यहाँ पर देख लीजिए। आगे देखिए, गुजरात के सबसे पश्चिमी गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बलांग के समय में कितना अंतर है। ठीक, सिंपल वे में जो मैंने शुरू में समझाया है ना, ये अरुणाचल प्रदेश गुजरात से 2 घंटे आगे है। ठीक, तो देख लीजिए ये 2 घंटा आगे है, ऑप्शन नंबर ए। कुछ करना ही नहीं है इसमें तो। ठीक, और ये कई बार पूछा गया है। आगे देखिए, ठीक, भारत ने नई शताब्दी में सूर्य उदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी थी। तो ये देखी थी 92.5 डिग्री पूर्व। ठीक, 92.5 डिग्री पूर्व। कब की बात है ये? तो ये बात है भारत की नई शताब्दी। ठीक, भारत ने नई शताब्दी में सूर्य उदय की पहली किरण 92.5 डिग्री पर देखी गई थी। अब हमारे देश का कितना है? तो अब ये है 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक, याद रखेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। ठीक, तो ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए देखिए क्या कहता है। ठीक, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखा के बीच है। ठीक, तो ये सही है, ये NCERT के क्वेश्चन है। ठीक, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। ठीक, तो ये गलत है। आगे देखिए, औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है। ठीक, और दूसरा देखिए कि तीसरा क्या कहता है, बेंगलोर में अवस्थित। ठीक, बेंगलोर की स्थिति या फिर अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। ठीक, तो ये सही है तीसरा। ठीक, यहाँ पर पूछ रहा है कि बेंगलोर यहाँ है ना, कर्नाटक इस साइड, और क्या कहते हैं चेन्नई वगैरह तो इधर नीचे लटका हुआ है। ठीक, तो ये देखिए बेंगलोर मतलब बेंगलोर की स्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। ठीक, तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3। ठीक, पहला गलत है। और ये देखिए, ये 2003 IAS का क्वेश्चन है। ठीक, आगे चलिए। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरेगा। सिक्किम से जो अक्षांश गुजरेगा तो वो गुजरात से भी क्या गुजरेगा, राजस्थान से भी होकर गुजरेगा। ठीक, समझ गए होंगे। जो अक्षांश सिक्किम से गुजरेगा वो राजस्थान से भी गुजरेगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये देख लीजिए आप आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है, भारत का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है। तो इंदिरा पॉइंट, यहाँ देखिए इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। ठीक, आगे चलिए। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ है। तो इंदिरा पॉइंट पता कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट है बड़ा निकोबार में। ठीक, ये अंडमान निकोबार द्वीप है ना, तो ये 4 पार्टों में डिवाइड है। एक है मध्य अंडमान, एक है लघु अंडमान, एक है छोटा अंडमान और एक है बड़ा अंडमान। ठीक, तो ऐसे याद कर लेना है। जो इंदिरा पॉइंट है तो ये बड़ा निकोबार में है। ठीक, आगे चलिए। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और कई बार पूछा है। रेड क्लिफ लाइन, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। आगे देखिए। ठीक, अगला क्या कहता है, 37 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। तो भारत का ग्रीनविच कहा जाता है उज्जैन को। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से 4 नगर लगभग 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित हैं। तो वो कौन कौन से हैं 4 नगर? तो ये देखिए। ठीक, पूर्वी देशांतर पर स्थित है ना, तो सबसे पूर्व में इधर आएंगे हम। ठीक, इस साइड वगैरह की बात हो रही है, तो इधर सबसे पहले आएगा लुधियाना वगैरह ऊपर की साइड। ठीक, तो लुधियाना के बाद आएगा इस साइड थोड़ा नीचे। ठीक, तो जयपुर, फिर इंदौर आएगा इधर मध्य प्रदेश का, और फिर इधर आ जाएंगे महाराष्ट्र की तरफ, इधर आएगा सोलापुर। ठीक, समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। आप अपने दिमाग में माइंड, ठीक, ये मैप बना लीजिए माइंड में। ठीक, तो चलता रहेगा आपके। देखो मैं मैप दिखाता हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा है। ठीक, ये देखिए किसी ने बहुत ही मेहनत की हुई है इसके ऊपर। ये देखिए हमारे देश के जितने राज्य वगैरह हैं वो सब इसमें मेंशन है। ठीक, और इधर केंद्र शासित प्रदेश वगैरह हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक, और ये मैंने स्थिति बताई है ना इंडिया की। ठीक, ये देखिए ऊपर से 37.5 डिग्री है। ठीक, और ये नीचे तक जाएगा तो नीचे है 84 अपना। ठीक, ये है उत्तर से दक्षिण में। अगर ये लंबाई के अकॉर्डिंग बात कर ले तो ये देखिए 68 डिग्री पश्चिमी। ठीक, 68 डिग्री 7 देशांतर से ये ऐसे जाएगी 97.25 डिग्री। ठीक, समझ गए होंगे। और ये हमारी समय रेखा है जो ये भारत को काटती है। ये देखिए 82.5 डिग्री की रेखा है पूर्वी देशांतर। ठीक, समझ गए होंगे। और यहाँ पर ये इलाहाबाद
नैनी से होकर गुजरती है, हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स। और ये देख लीजिए कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम फ्रेंड्स। और जो ये समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्व, तो ये 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और गुजरात क्या कहते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र रख के ऑप्शन में कंफ्यूज कराता है यहाँ से फ्रेंड्स, याद रखेंगे फ्रेंड्स। और आगे देख लीजिए ये जम्मू कश्मीर वगैरह है फ्रेंड्स, ये सब हम आगे देखेंगे जब खाड़ी वगैरह पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो अभी चलिए अपने वीडियो पर, नहीं तो ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। ये पूरी PDF कहीं से, ये हमारा हिमालय वगैरह है फ्रेंड्स। जब हम हिमालय पढ़ेंगे तब मैं दिखाऊंगा आपको कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है फ्रेंड्स। ये देख लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आगे वीडियो पे फ्रेंड्स। तो देखिए निम्नलिखित ये हो गया ना, ये इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, 39 नंबर, किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो ये गुजरती है जोधपुर, राजस्थान से। नेक्स्ट देखिए अगला क्या कहता है, किसी जगह का स्थानीय मान प्रातः 6 बजे है फ्रेंड्स, जबकि ग्रीनविच का टाइम प्रातः 3 बजे है फ्रेंड्स। तो वो दिशा फ्रेंड्स, वो देश कौन से कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर स्थित होगी, तो वो होगा 45 डिग्री पूर्व फ्रेंड्स। मान लो किसी देश में सुबह के 6 बज रहे हैं और कहीं पे GMT का टाइम हो रहा है 3 बजे फ्रेंड्स, तो वो हमारे देश से लगभग 45 डिग्री पूर्व में स्थित होगा फ्रेंड्स, ऐसे याद रख लेना फ्रेंड्स। मान लो ये अपना इंडिया है ना, इंडिया में तो सुबह के 6 बजे हैं फ्रेंड्स, यहाँ 6 बज रहे हैं, और अपने देश के पूर्व में फ्रेंड्स, इधर पूर्व वगैरह का जो भी एरिया है फ्रेंड्स ग्रीनविच टाइम का, तो वहाँ पर वो स्थान यहाँ पर 3 बजे हुए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ 3 बजे का क्या कारण है कि जो अपने देश से वह जगह या फिर वह देश 45 डिग्री पूर्व में स्थित है फ्रेंड्स, समझ गए हो गए। आगे चलिए, ये राजधानी में मिलान करनी है तो ये कर सकते हो फ्रेंड्स आसानी से। असम की राजधानी दिसपुर यानी कि तीसरा, नागालैंड की कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और मेघालय की कोहिमा, मेघालय की शिलांग फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स। अब दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए अगला क्या कहता है, मैकमोहन लाइन, तो ये भारत और चीन के बीच है फ्रेंड्स। डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। रेड क्लिफ लाइन, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, कई बार बता दी भारत और पाकिस्तान के बीच, तो ये रेड क्लिफ लाइन हो जाएगी फ्रेंड्स, ऐसे याद रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स आगे चलिए, छत्तीसगढ़ की सीमा अवशिष्ट नहीं करती, तो छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ नहीं लगती फ्रेंड्स, तो ये आई थिंक बिहार के साथ नहीं लगती फ्रेंड्स। ये इंडिया है ना, छत्तीसगढ़ इस साइड वगैरह है, मध्य प्रदेश के साइड, और बिहार पड़ता है इधर फ्रेंड्स, बिहार बिल्कुल पूर्व की साइड पड़ता है उत्तर प्रदेश पार करने के बाद। आगे देखिए क्या कहता है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं बनाता, तो उत्तर प्रदेश फ्रेंड्स, मान लो उत्तर प्रदेश यहाँ है ना, तो पंजाब ऊपर की साइड है, पंजाब तो बनाएगा नहीं फ्रेंड्स। आगे चलिए, राजस्थान बनाता है, छत्तीसगढ़, झारखंड फ्रेंड्स। तो पहला ऑप्शन तो कट गया फ्रेंड्स, इन तीनों में पहला है तो ये तो होंगे नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए आप फ्रेंड्स। और ये देखिए IAS 2005 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, 4 दक्षिणी राज्य फ्रेंड्स, 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, निम्नलिखित में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों की सीमा किसके साथ लगती है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सीमा प्रत्येक बराबर राज्यों से लगती है फ्रेंड्स। यहाँ पर पूछा है सबसे अधिक सीमा किन राज्यों के साथ लगती है, तो आंध्र प्रदेश की सबसे ज़्यादा लगती है और उसके बाद कर्नाटक फ्रेंड्स। तमिलनाडु वगैरह तो इधर नीचे है फ्रेंड्स, तमिलनाडु वगैरह तो इधर नीचे है, तमिलनाडु के साथ सारा इधर समुद्री इलाका खाड़ी वगैरह है फ्रेंड्स, तो ये तो गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन दोनों की सीमाएं सबसे ज़्यादा भारतीय राज्यों के साथ टच करती हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक फ्रेंड्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ था फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन विवादित है और ये यूपी वाले ऐसे क्वेश्चन जरूर रख देते हैं एग्जाम में 2-3। क्यों ऐसे क्वेश्चन क्यों डाले जाते हैं, मान लो 100 नंबर का पेपर है ना, कोई 100 में से 100 ना टॉप कर दे फ्रेंड्स, तो ये एक आधा क्वेश्चन ऊट पटांग डाल दिया जाता है ताकि कोई 100 में से 100 ना कर दे और बाद में इन क्वेश्चनों को पेपर से बाहर कर दिया जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए असम तो बना था 1975 में फ्रेंड्स,
हिमाचल प्रदेश बना था 72 में, और पंजाब वगैरह तो हरियाणा से अलग करके बनाया गया था। तो पंजाब मान लो 66 में ही तो पंजाब भी बना हुआ है। ये 1966 में जब हरियाणा बना था तभी पंजाब राज्य बना हुआ, ठीक है ना। बाकी पश्चिम बंगाल भी, ठीक है ना, आज़ादी के बाद ही बना था। तो यहाँ आंसर इसको क्रॉस कर लो, ठीक है ना, क्योंकि 1947 में तो आज़ादी मिली थी। इसके बाद पूछ रहा है 1948 में किस राज्य का गठन हुआ था। ये मैंने नेट पे भी ढूंढा है, नेट पे कुछ नहीं दिखा रहा है। नेट पे पहला राज्य दिखा रहा है 1953 में बना था आंध्र प्रदेश, ठीक है, और वो भी भाषाई आधार पर, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ये देखिए आ ही गया। जब 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी थी करनूल, ठीक है ना, करनूल। फ्रेंड्स, जब आंध्र प्रदेश राज्य बना था तो उसकी राजधानी थी करनूल, याद रखेंगे। और मैं ज़्यादा डिफाइन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 5000 क्वेश्चन है ना, कि जो मैं बोल के बताऊँगा वो सब इसी PDF में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। आगे देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा हिस्सा शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा पंजाब का भाग, ठीक है। अरे वही पूछ रहा है NCR वाला इलाका, तो हरियाणा का NCR में आता है, ठीक है, राजस्थान का भी, उत्तर प्रदेश का भी, लेकिन पंजाब का NCR में नहीं आता, ठीक है। आगे चलिए, ये देखिए दिल्ली क्या है, ठीक है। तो दिल्ली क्या है, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये बिहार PCS वालों का क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। और ये देखिए सिलवासा किसकी राजधानी है, तो ये है दादर व नगर हवेली की राजधानी है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखिए, क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है, ठीक है। तो ये सही है, क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है। जनगणना 2000 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ से अधिक है, ठीक है। ये दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। और ये देखिए IAS का क्वेश्चन है 2005 का। नेक्स्ट देखिए, भारत क्या बोलो, झारखंड की राजधानी है रांची, ठीक है, तो ऐसे याद रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, रांची शहर स्थित है, तो रांची है झारखंड में, ठीक है। देख लीजिए बिहार PCS में, ठीक है, बिहार PCS में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। रांची कहाँ है, तो झारखंड में, ठीक है। ये देख लीजिए, अगर बिहार में SDM बनना है ना तो तैयारी में लग जाओ, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। बिहार में अगर SDM बनना है तो तैयारी में लग जाओ, ठीक है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार में। सारनाथ कहाँ स्थित है, ठीक है, तो सारनाथ है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वन के क्षेत्रफल में अवरोही क्रम में अवस्थित करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे ज़्यादा वन कहाँ है। सबसे ज़्यादा है आंध्र प्रदेश में। इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वन है आंध्र प्रदेश में, फिर आएगा छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप दिखाई दे रहा होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में सजाना है। तो चलिए देखिए, घटते क्रम में सजाना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, राजस्थान का, तो पहले फिर राजस्थान आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्षेत्रफल है महाराष्ट्र का, यानी कि तीसरा। और फिर है उसके बाद कर्नाटक, यानी कि 4, और तमिलनाडु का है सबसे छोटा, यानी कि 2, ठीक है। 1342, ये देखिए 1 3 4 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से उनके क्षेत्रीय आकार को अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग लगाना है इनको। फिर देख लीजिए, सबसे पहले आएगा राजस्थान, यानी कि 3, फिर आएगा मध्य प्रदेश, यानी कि 2, फिर 1 आंध्र प्रदेश आएगा, फिर उत्तर प्रदेश, यानी कि 4, ठीक है। ये आएगा 32-14 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चेरापूंजी ये कहाँ है, तो ये है मेघालय में, ठीक है। सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर, तो ये देख लीजिए मेघालय है कहीं। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ठीक है। और ये बिहार PCS में पूछा हुआ है, तैयारी में लग जाओ बिहार वालों, ठीक है। बिहार की तैयारी में लग जाओ सारे। आगे चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से, ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, तो तमिलनाडु का, ठीक है। तमिलनाडु का क्षेत्रफल सबसे कम है, और ये UPSC का पूछा हुआ है। आगे चलिए, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। तो कौन सा राज्य कब बना था, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले राजस्थान बना था, ठीक है। इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग राजस्थान बना था, ठीक है। ये आई थिंक 59 में बना था। फिर 60 में बना था गोवा और महाराष्ट्र, ठीक है। 60 में बना था गोवा और महाराष्ट्र। हरियाणा बना था 66 में, ठीक है। तो ये देखिए राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी।
आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन भारत के बारे में सही है। सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो चलिए चयन करते हैं। ये देखिए, भारत विश्व का पाँचवा सबसे बड़ा देश है, तो पहला गलत है। पहला गलत है, तो ये बी और सी तो वैसे गलत हो गए। ठीक है, आगे चलिए, अगला क्या कहता है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, भारत का पूरी दुनिया में क्षेत्रफल आता है 2.4%, तो ये तो सही है। आगे देखिए, अगला क्या कहता है। समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय में स्थित है। ठीक है, ये समूचा वर्ड यहाँ पर दुखी कर रहा है। ठीक है, समूचा का मतलब है कि अकेला भारत ही उष्ण कटिबंधीय में स्थित है, तो ये गलत है। तीसरा गलत है। ठीक है, तो ये देखिए 82.5 डिग्री, तो ये कई बार बता दिया है। भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, एक सेकेंड, भारत का जो पूर्वी देशांतर का टाइम है, भारतीय समय मानक रेखा, तो ये 82.5 डिग्री है, यानी कि आंसर हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ पर पूछा भारत पाँचवा देश है, तो पाँचवा नहीं है, ये सातवां, ये गलत है। और यहाँ कह रहा है कि समूचा भारत है, यानी कि इकलौता भारत ही उष्ण कटिबंधीय जलवायु में स्थित है, तो ये गलत है। ठीक है, 2 और 4 आंसर समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में ये 7वां स्थान है। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत का कुल भूभाग का कितना % राजस्थान के पास है। मान लो राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है ना। ठीक है, तो राजस्थान का कितना % क्षेत्रफल है भारत के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं बताइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10.4%। ठीक है, क्षेत्रफल है तो पूरे देश का 10.4% राजस्थान के हिस्से में है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, और ये राजस्थान में पूछा गया है, राजस्थान। आगे देखिए, भारत का क्षेत्रफल संसार का 2.42% है, परंतु जो पूरी, मान लो पूरी दुनिया में 100 लोग रहते हैं, तो 100 में से 17%, यानी कि 17 लोग हमारे इंडिया में रहते हैं। ठीक है, ऐसे समझना। पूरी दुनिया में 100% भूमि है, तो 100 में से 2.42% अपने पास भूमि है, यानी कि इंडिया की भूमि पूरे विश्व के अकॉर्डिंग और जनसंख्या के अकॉर्डिंग 100 आदमी रहते हैं पूरे देश दुनिया में, तो 100 में से 17 आदमी अपने देश में रहते हैं। ठीक है, ऐसे सिंपल वे में समझिए। तो देखिए, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.5% है, परंतु इसकी जो जनसंख्या है तो वो 17% है। ठीक है, समझ रहे होगे। मान लो 100 लोग हैं पूरी दुनिया में, 100 में से 17%, 17 लोग अपने इंडिया में रहते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। और ये बिहार वालों ने पूछा है। आगे चलिए, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है या फिर बाउंड्री टच करता है, तो ये करता है 7। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं है, तो देखिए, ये हरदुआगंज, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बदरपुर, आपने मेट्रो स्टेशन में सवारी की होगी, तो ये बदरपुर पड़ता है दिल्ली में। उतारण, ठीक है, ये गुजरात में पड़ता है। पारस, तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ता। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए कौन सा कथन सही है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो ये बकवास नॉनसेंस स्टेटमेंट है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है, तो ये सही है। ठीक है, और सही बताना था हमें, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा देखिए, पंजाब राज्य की सीमा कभी भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये बकवास नॉनसेंस है। और ये देखिए, चौथे में तो और भी बकवास लिखी हुई है। चौथा क्या कहता है कि अरुणाचल प्रदेश में कोई भी राष्ट्रीय पार्क नहीं है। यहाँ पर कोई भी, इस कोई वर्ड पे ज़्यादा ध्यान दिया है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलिए, ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिणी अमेरिका के विशाल, ठीक है, सिंपल वे में समझिए। जब भी ये कछुओं की बात आएगी ना, ओलविल रेडले कछुओं की बात आएगी, तो वो हमारे देश में एक ही जगह ये ओलविल रेडवल कछुए पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं उड़ीसा में। ठीक है, याद रख लें, ये कई बार UPPCS में और ये UPSC में 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जब भी ओविल रेडले कछुओं की बात आएगी, तो हमारे देश में एक ही जगह मिलता है ये कछुआ, और ये उड़ीसा में मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। ये देखिए 2002 का क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, निम्नलिखित नगरों में से मध्य समुद्र तल की ऊंचाई अधिकतम है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा समुद्र तल से कौन ऊंचाई पर स्थित है, तो यह है बेंगलोर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती, तो म्यांमार की सीमा नहीं लगती असम से। ठीक है, जितने भी, ठीक है, नेपाल के साथ जितनी सीमा लगती है, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार वगैरह के साथ, तो इन सबको ट्रिक से पढ़ा रखा है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है।
असम भूटान तथा बांग्लादेश से तीनों ओर से ठीक बांग्लादेश से घिरा हुआ है ठीक तो ये गलत है। असम की सीमा नहीं लगती है किससे, बांग्लादेश से। आगे चलिए, एक सेकेंड ठीक यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है ठीक। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, ये सही है ठीक। असम की सीमा टच करती है बांग्लादेश से ठीक। पहला सही है क्योंकि असम की सीमा टच करती है भूटान को भी और बांग्लादेश को भी। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये सही है। तीसरा देखिए क्या कहता है, मिजोरम बांग्लादेश म्यांमार से सीमा साझा करता है या फिर लगा हुआ है, ये तीनों सही है ठीक। ये तीनों सही है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, क्या मणिपुर की ठीक नेपाल की सीमा की, क्या बोल रहा हूँ, बांग्लादेश के साथ किसकी सी सीमा लगती है, तो मैं मिजोरम की तो लगती है और मेघालय वगैरह का भी लगती है ठीक। लेकिन उस मिजोरम की जगह वो मणिपुर रख के क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक। मणिपुर, तो मणिपुर की सीमा नहीं लगती है ठीक। याद रखना कि जो बंगाल का टाइगर है ना ठीक, बंगाल वालों का टाइगर है ना, तो याद रख लेना ये मणि वाले नाग हैं, ये टाइगर से दूर ही रहते हैं ठीक। ऐसे याद कर लेना कि जो बंगाल का टाइगर है तो उससे ये मणि वाले नाग हैं, यानी कि मणिपुर राज्य की सीमा बंगाल के टाइगर से नहीं लगती ठीक। ऐसे याद रखना कि जो टाइगर है तो उससे ये मणि वाले नाग दूर ही रहते हैं। ये मैंने ऐसे याद कर रखा है और काफ़ी लंबे समय से याद है मुझे। आगे चलिए, कौन कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश की है। आगे देखिए, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए ठीक। तो बताइए म्यांमार से कौन कौन सी सीमा टच करती है और वो भी उत्तर से, ऐसे आना नीचे तरफ ठीक, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो बताइए, तो उत्तर में सबसे पहले पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम ठीक। याद रखेंगे। आगे चलते हैं ठीक। 78 नंबर देखिए क्या कहता है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ सी ठीक। अंडमान और निकोबार द्वीप सबसे बड़ा है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तरफ 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो त्रिपुरा को घेरे हुए बांग्लादेश तीनों ओर से ठीक। याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलिए, 80 नंबर क्या कहता है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह से ठीक। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, तो पाकिस्तान से तो इसे देख के बता सकते हो, पाकिस्तान के साथ पंजाब की सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर की, राजस्थान की, गुजरात की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश के साथ किन भारतीय सीमा लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा ठीक। याद रखना ये बांग्लादेश का टाइगर है, तो मणि वाले नाग टाइगर से दूर ही रहते हैं, ऐसे याद रखना। 82 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता ठीक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड ठीक। आगे चलिए, तो चलिए देखिए, ये देखिए बता दिया ना बांग्लादेश के साथ कौन सीमा नहीं बनाता, तो ये देखिए मणिपुर ठीक। ये हज़ारों बार ग्रुप सी का एग्जाम का पालतू क्वेश्चन है, ये यहाँ से उलझाने की कोशिश करता है। ऑप्शन में रख देगा मेघालय, मणिपुर और मिजोरम भी ठीक। तो ऐसे रख लेना, ये मणि वाला नाग है तो ये टाइगर से दूर ही रहता है ठीक। और देख लीजिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है ठीक। आगे चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये बता दिया 7वां स्थान है ठीक। ये देखिए झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है ये, लॉलीपॉप। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं लगती, तो मेघालय की। नेक्स्ट देखिए, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म ठीक। तो नेपाल के साथ कौन कौन सी सीमा बनाता है, सिक्किम और बिहार ठीक। फ्रेंड्स याद रखना, नेपाल के साथ भारतीय राज्य की सीमा, इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक मुझे याद आ गई है अभी, बाकी मैंने चैनल पे बना के डाल रखी। इसकी ट्रिक है बस, BUS, बस यूपी की ठीक। बस यूपी की, ये 2 ही अक्षर याद रख लेना, की ठीक। ये की हमारा साइलेंट है ठीक। याद रखना बस यूपी की। तो देखिए बस यूपी की ठीक। ये की हमारा साइलेंट है। बी से बनेगा क्या, बंगाल ठीक। यू से बनेगा बताइए कौन, उत्तराखंड। एस से बनेगा सिक्किम, सिक्किम यहाँ ऑप्शन में है ठीक। याद रखेंगे ठीक। और क्या कहते हैं, यूपी ठीक। तो यू से बनेगा उत्तराखंड, पी से बनेगा पश्चिम बंगाल
फ्रेंड दोबारा बता देता हूँ, ये है बस। क्या लिख दिया मैंने फ्रेंड्स, तो याद रख लेना, बस यूपी की। फ्रेंड ये की हिंदी वाला साइलेंट है। तो नेपाल से सीमा लगने वाले भारतीय राज्यों की ट्रिक है। तो इस बी से बनेगा बिहार, ठीक है। बी से बनेगा बिहार, और यू से बनेगा क्या बताइए। यू से बनेगा उत्तराखंड, एस से बनेगा सिक्किम, और क्या कहते हैं इस यू से क्या बनेगा फ्रेंड्स, आप वहाँ जाके देख लेना, वहाँ मैंने डिटेल में कराया है फ्रेंड्स। अभी मुझे पूरा पक्का याद नहीं, बट ट्रिक तो यही है फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड, तो ये है ट्रिक, देख लीजिए मैंने शायद लगा दी है फ्रेंड। तो ये हमारी ट्रिक है फ्रेंड। बी से बिहार, यू से उत्तराखंड, एस से सिक्किम, ये बस कंप्लीट हो गया। यू से बनेगा उत्तर प्रदेश, और पी से बनेगा पश्चिम बंगाल फ्रेंड्स। तो ये सब ट्रिक की वीडियो वहाँ लगा रखी हूँ, ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको। तो एक ट्रिक और देख लीजिए फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले कि म्यांमार के साथ किन भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, तो इसकी ट्रिक लिखी हुई है अरुणा, ठीक है। अरुणा मामी, ठीक है। अरुणा मामी 2 अक्षरों की ट्रिक है अपनी। तो देखिए, आ से बनेगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ना से बनेगा नागालैंड, और इस माँ से बनेगा मणिपुर, और मी से बनेगा मिज़ोरम, ठीक है। तो ये ट्रिक वगैरह थी। अब चलते हैं अपनी वीडियो पे। तो आई होप देख ली होगी आपने, ठीक है। करा सब कुछ रखा है मैंने, बस आपको ढूंढने की देर है, ठीक है। करा सब कुछ रखा है ट्रिक से, बट आप वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हो, ठीक है। या फिर आपका देखने का मन नहीं है, बट कुछ भी हो, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आपका चैनल है, आप कुछ भी देख सकते हो, ठीक है। कुछ भी सजेशन दे सकते हो। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। बस यूपी की, बी से बनेगा बिहार, यू से बनेगा उत्तराखंड, एस से बनेगा सिक्किम, ठीक है। बिहार सिक्किम कंप्लीट हो गया। यू से बनेगा उत्तर प्रदेश, और पी से बनेगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ग्रुप सी डी का। आज भी ये पालतू क्वेश्चन है। सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। और ये पूछ ले कितनी, तो 4096। ये आज भी रेलवे वालों का और ग्रुप सी डी का पालतू क्वेश्चन बना हुआ है। किसी भी टाइम ये पूछ लिया जाता है। कई बार ये पूछ लेता है कि 4096 सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, तो बी से बांग्लादेश। और कई बार ये पूछ लेता है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा कितनी है, तो ये 4096 डिफेंस। और कई बार डायरेक्ट इसी ऐसे ही पूछ लेता है जैसे ये पूछ रखा है डिफेंस, कि भारत की सबसे लंबी सीमा किससे है, तो बांग्लादेश के साथ। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम वनाच्छेद है, ठीक है। तो बताइए सबसे ज़्यादा वन किस में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में, ठीक है। वनाच्छादित पूछा है यहाँ, वनाच्छादित प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, असम, ठीक है। ये 2006 का है। उस टाइम सबसे ज़्यादा असम वगैरह में होगा, ठीक है। बट अब लेटेस्ट रिपोर्ट वगैरह आ गई है, ठीक है। तो उसे पढ़ लेना। आगे चलिए, ठीक है, क्योंकि यही हर 2 साल में आती है। आगे चलिए, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाले 3 श्रेणियाँ कौन सी हैं? तो भारत और म्यांमार के बीच कौन कौन सी 3 श्रेणियाँ हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंड्स। क्योंकि भारत और म्यांमार के बीच कौन कौन सी पर्वत हैं, तो ये नागा पर्वत, ठीक है, नागा पर्वत, और लुसाई पहाड़ियाँ, ठीक है, पटकाई बूम, और है, ठीक है, नागा पर्वत है, लुसाई पहाड़ियाँ, पटकाई बूम है, और एक और है, ठीक है। तो अभी बता देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम गूगल पे आ गए, ठीक है। गूगल से ही देख लेते हैं, क्योंकि मुझे 3 ही याद थी। तो ये नागा पर्वत बता दिया था, पटकाई और लुसाई, ठीक है। तो एक रह गया था ना, तो ये चिन पर्वत रह गया था, ठीक है। तो देखिए, भारत और म्यांमार के बीच कौन कौन सी श्रृंखलाएँ हैं, तो लुसाई बता दिया था, पटकाई बता दिया था, नागा पर्वत बता दिया था, एक चिन, ठीक है, चिन पर्वत रह गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। तो देख लिया होगा कौन कौन सी थी, नागा पर्वत, चिन पहाड़ियाँ, लुसाई और पटकाई, ठीक है। लुसाई, पटकाई और नागा और चिन, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर है डी, ठीक है। बाकी इसका आंसर मैंने आपको 3 बता दिया, एक नहीं पता था मुझे, तो उसके लिए हम गूगल पे चले गए। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिक्किम के बारे में सही है, ठीक है। तो सिक्किम 1975 में बना था, ये सही है। और यहाँ के जो मूल निवासी उनको लेप्चा कहते हैं, ठीक है। लेप्चा सिक्किम की जनजाति, कई बार पूछा है। और यह प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग कहा जाता है। तो तीनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ये देखिए, ऑप्शन नंबर डी ही है। और ये यूपी ट्रिपल एस सी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे हरियाणा में है HSC, ठीक है, तो यूपी में है यूपी ट्रिपल SC, ठीक है। तो ये बात एक ही है, बट काम के एक भी नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, भारत के पारदेशिक जल का विस्तार, ठीक है। तो भारत का पारदेशिक जल का विस्तार है 12 समुद्री नॉटिकल मील, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट
परिवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ध्रुवों का भ्रमण करना। ठीक है, तो इसका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो पापगनी, ठीक है, पापगनी सीरीज है तो ये निचली बिंदु पर्वत श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ गलत बताना, तो यही गलत है। ठीक है, ये निचली में नहीं है। आगे चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए भांडेर सीरीज। ठीक है, भांडेर सीरीज तो ये ऊपरी बिंदु में पड़ता है। खोंड लाइट सीरीज तो ये धारवाड़ में पड़ता है। ठीक है, और पंचायत सीरीज तो ये गोडवाना का पार्ट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन शायद आपने पहली बार सुना हो, ये एकदम डीप लेवल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसमें हमने 93 क्वेश्चन देखे। अब हम देखेंगे सेक्शन 2 को, और सेक्शन 2 में देखेंगे फिजिकल फीचर माउंटेन, यानी कि पर्वत पहाड़ वगैरह। ठीक है, तो पर्वत पहाड़ देखेंगे इसमें। तो चलिए अब हम देखेंगे पर्वत और पहाड़। ठीक है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या कहता है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, ये केवल बड़े दुखी कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो पहला गलत है, जहाँ भी ये केवल वर्ड आ जाए ना तो 90% वहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये गलत है, पहला गलत है, तो ये नहीं होगा और बी नहीं होगा। ठीक है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, तीसरा देखिए पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, तो तीसरा सही है। ठीक है, कई बार ये पूछ लेते पुलिकट झील कहाँ कहाँ है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, और ये दोनों राज्यों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो ये सही है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तो तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए। ठीक है, अगला क्या कहता है, भारत में कितने ज़िले हैं। ठीक है, तो ये 2014 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ज़िले तो बहुत सारे होंगे, लाखों में होंगे। ठीक है, भारत की, वो भी पूरे भारत की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसके लिए आप नेट पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हाल फिलहाल में भी ज़िले बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये पूछ ले कर्नाटक का 26वां जिला कौन सा है, तो विजयनगर कर्नाटक का 26वां जिला बनाया गया है। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो दोबारा पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सरक्रीक। ठीक है, तो ये सरक्रीक पड़ता है गुजरात में। ठीक है, सरक्रीक के बारे में बताना कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला पढ़िए, ये भारत और पाकिस्तान के बीच झेलम नदी को विभाजित करने वाली एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, तो ये गलत है। आगे देखिए। ठीक है, यह गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच एक सीमा है। ठीक है, तो ये सही है, पढ़ के सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये यूपीएससी CAPF में पूछा है। ठीक है, आगे देखिए हिमालय। ठीक है, अब हम सारे पर्वत पहाड़ वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने विस्तार देख लिया है डिटेल में, अब हम देखेंगे पर्वत और पहाड़। तो हिमालय का पर्वतीय पाद, ठीक है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश या फिर पादीय प्रदेश कितना है, तो ये हो जाएगा शिवालिक। ठीक है, हिमालय का पर्वत पहाड़ीय प्रदेश है, तो ये है शिवालिक। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हिमालय की मुख्य भ्रंश को कौन अलग करता है, तो ये हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है, तो ये मान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हिमालय की संरचना समांतर विलय श्रेणियों में हुई है। ठीक है, जो हिमालय की संरचना है वो समांतर विलय श्रेणियों में हुई है। इनमें से ठीक है, जो हिमालय की 4-5 श्रेणी है ना, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय। ठीक है, तो सबसे पुराना हिमालय है वृद्ध हिमालय। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूछा जाना चाहिए क्वेश्चन। आगे देखिए, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो सर्वाधिक वैभव में भौगोलिक प्रभाव क्या होता है। ठीक है, अगर हमारे पास हिमालय ना होता तो हम ठंड से मर जाते। देखिए ठीक है, ठंड से क्यों मर जाते, क्योंकि देश के अधिकांश भागों में साइबेरिया से आने वाली ठंडी लहरें का अनुभव होता है। ठीक है, साइबेरिया पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ठंडा इलाका है और साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती तो फिर हमको भी ठंड लगती। ठीक है, वही बात है, तो पहला सही है। सिंध गंगा मैदान इतनी सैबरिस्तित जलोढ़ मृदा से वंचित होता है। ठीक है, जो गंगा और सिंधु का मैदान है तो वो जलोढ़ मृदा से वंचित रह जाता। आगे चलिए, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। ठीक है, जो हमारा मानसून वगैरह आता है, ठीक है, तो सावन वगैरह में बरसात होती है, जनवरी फरवरी में ठंड होती है। ठीक है, तो ये सब उस टाइम नहीं होता अगर हिमालय ना होता, तो ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है और ये IAS का पूछा हुआ है।
नेक्स्ट देखिए, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेंगे। तो हिमालय में जाओगे आपको गहरे गड्ढे मिलेंगे, यू आकार घुमाव वाले नदी मार्ग मिलेंगे, समांतर पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलानें मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर डी, ये चारों सही हैं डिफेंड्स। ऐसे क्वेश्चन देखिए, ये IAS का पूछा हुआ है 2012 का डिफेंड्स। इस क्वेश्चन को छोड़ दिए, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ है डिफेंड्स, टफ है, पता नहीं क्या टाइप कर दिया है डिफेंड्स। तो ऐसे क्वेश्चन की मैंने बात की थी, क्योंकि हिंदी में टाइप करना बहुत ही माउंटेन चढ़ने के बराबर है, और वो भी कीबोर्ड पे। आगे चलिए, हिमालय की रचना समांतर विलय श्रेणियों में हुई है, इनमें सबसे प्राचीन कौन सी है। तो ये बता दिया, बृहद हिमालय सबसे प्राचीन है डिफेंड्स, याद रखना इसको। आगे चलिए, हिमालय की श्रेणी कौन नवीनतम है डिफेंड। तो नवीन कौन है बताइए डिफेंड। यहाँ पर पूछा प्राचीन कौन है, तो प्राचीन बता दी ना, बृहद हिमालय श्रेणी ये सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है। तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है 8850 डिफेंड्स, और यही है उसकी क्या कहते हैं एवरेस्ट की। आगे देखिए, निम्नलिखित समूह में से कौन पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है डिफेंड। तो ये पर्वत दिए हुए हैं, इनको मतलब पूर्व से इधर पश्चिम की तरफ से जाना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आएगा डिफेंड्स, सबसे पहले आएगा कंचनजंगा डिफेंड, इधर पश्चिम से इधर पूर्व से चल रहे हैं डिफेंड। तो यहाँ आएगा कंचनजंगा डिफेंड, कंचनजंगा, उसके बाद आएगा एवरेस्ट, फिर आएगा अन्नपूर्णा, फिर आएगा धौलागिरी। ऑप्शन नंबर ए डिफेंड्स। आगे देखिए डिफेंड, समझ गए होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्व से पश्चिम में लगाना। तो सबसे पूर्व में कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, यानी कि धौलागिरी इधर आ जाएगी सबसे पश्चिम में डिफेंड, समझ रहे होंगे। आगे चलिए, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित हिमालय की चोटियों को पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले पूर्व में आएगी नामचा बर्वा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी डिफेंड्स। ये अभी लगाई है ना ऊपर पश्चिम में, सबसे पूर्व में ये थी कंचनजंगा डिफेंड्स, और कंचनजंगा से भी पहले आती नामचा बर्वा, फिर कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर नंदा देवी डिफेंड्स। आगे देखिए, हिमालय पर्यायवाची है, तो ये महान हिमालय का डिफेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है। तो ये है लद्दाख, है क्या कहीं लद्दाख पठार, ऑप्शन नंबर डी डिफेंड्स। आगे देखिए, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी है डिफेंड। तो ये कश्मीर घाटी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच है, और ये 2020 UPPCS में पूछा हुआ था क्वेश्चन डिफेंड्स, याद रखेंगे। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी, मेसोजोइक काल में डिफेंड्स। शिवालिक श्रेणी बनी है तो सीनोजोइक काल में डिफेंड्स, सीनोजोइक काल में। मैंने शायद ऑप्शन नंबर सी बोल दिया था, मेसोजोइक डिफेंड्स। तो सीनोजोइक काल में बनी है शिवालिक डिफेंड्स, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है। तो ये हो जाएगा हिमालय का डिफेंड्स। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है। तो ये हो जाएगा 850 से 1200 मीटर के मध्य डिफेंड्स। ये A1 क्वालिटी के क्वेश्चन है, डीप लेवल के, PCS लेवल के। आगे चलिए, लघु हिमालय स्थित है डिफेंड। तो लघु हिमालय कहाँ पड़ता है। तो शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के बीच में पड़ता है लघु हिमालय। नेक्स्ट देखिए, नंदा देवी, तो ये उत्तराखंड में है, ये लॉलीपॉप भी है डिफेंड। और देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा है डिफेंड्स। डिफेंड्स अगला देखिए, 117 नंबर क्या कहता है, इनको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट, उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन, फिर कंचनजंगा डिफेंड्स। सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट, फिर गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2, फिर कंचनजंगा। आगे देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणियों निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में हिमालय से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कुल्लू मनाली डिफेंड, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुल्लू घाटी पड़ती है कहाँ पर। तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में पड़ती है कुल्लू घाटी। नेक्स्ट देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, तो ये कंचनजंगा सिक्किम में पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी, तो ये K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत में सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो ये हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, ये ऐसे भी पूछा है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत डिफेंड, तो यहाँ पर्वत बोल दिया है डिफेंड, चाहे पर्वत पूछे चाहे चोटी पूछे, तो आंसर वही होगा काराकोरम डिफेंड, K2। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेशीय हिमाचल का प्रमुख शिखर कौन सा है। तो ये हो जाएगा नंदा देवी, और नंदा देवी चोटी है तो ये कहाँ पर है। तो ये कुमायूं हिमालय यानी कि उत्तराखंड का भाग है ये, और ये IAS का 2003 का क्वेश्चन है। आगे देखिए, 126 नंबर क्या कहता है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम से जाना। तो चलिए, दक्षिण से उत्तर की ओर यानी कि नीचे से, इधर से डिफेंड, दक्षिण से यानी कि नीचे से ऐसे ऊपर जाना है। तो चलिए सजा देते हैं। तो सबसे दक्षिण में पड़ेगा पहले शिवालिक हिमालय डिफेंड,
शिवालिक हिमालय या फिर लघु हिमालय कह लो, फिर आएगा ठीक। पहले आएगा शिवालिक हिमालय, फिर आएगा लघु हिमालय, फिर आएगा महान हिमालय ठीक। यानी कि सबसे नीचे पड़ेगा शिवालिक हिमालय, फिर इसके ऊपर पड़ेगा लघु हिमालय, फिर आएगा महान हिमालय ठीक। ऐसे ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के शीत मरुस्थल का सही क्रम है ठीक। तो शीत मरुस्थल का सही क्रम है, तो चलिए देखिए, तो शीत मरुस्थल का सही अवस्थिति बताना। तो शीत मरुस्थल है काराकोरम श्रेणी, और काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में ठीक। यानी कि ये लद्दाख मरुस्थल की बात कर रहा है। लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है ठीक। तो ये काराकोरम श्रेणी में पड़ता है, ऊपर में उत्तर पूर्व की ओर ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पर्वतों को श्रेणी के उत्तर से दक्षिण की क्रम में सजाना है ठीक। तो यानी कि अब की बार ऊपर से नीचे की तरफ सजाना है, ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर। तो चलिए, सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले उत्तर से आ रहे हैं ना ऊपर से, तो सबसे ऊपर लद्दाख है ठीक। यानी कि लद्दाख होगा। उसके बाद लद्दाख के बाद आएगा जास्कर ठीक। जास्कर के बाद आएगा पीर पंजाल, और फिर आएगा धौलाधर ठीक। समझ गए हो गए? यानी कि 2 4 3 1, 2 4 3 1। पहले आएगा लद्दाख उत्तर में सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक। समझ रहे होगे? अगला देखिए, 129 नंबर क्या कहता है? अधोलिखित उच्चवाच आकृतियों पर ध्यान दीजिए ठीक। और यहाँ पर बताना है इनको उत्तर ठीक। इनको दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में सजाना है। दक्षिण से उत्तर की ओर यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना है हमें। तो चलिए देखिए ठीक। तो देखते हैं, तो दक्षिण से उत्तर की ओर, तो काराकोरम तो सबसे उत्तर में होगा, यानी कि 4 सबसे लास्ट में होना चाहिए ठीक। 4 सबसे लास्ट में, आप यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में सबसे लास्ट में है 4 ठीक। अगर आपको ये भी पता है ना, तब भी आप इसे कर सकते हो। काराकोरम सबसे ऊपर उत्तर में है ना भारत के, ऐसे ऊपर की साइड ठीक। तो ये काराकोरम सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि 4, फिर 3, फिर 1 2 ठीक फ्रेंड्स। समझ गए होगे? पहले आएगा काराकोरम ठीक, यानी कि 4, फिर आएगा लद्दाख इसके नीचे, फिर 3 आ गया फिर आएगा जास्कर यानी कि 1, और फिर लास्ट में आएगा धौलाधर ठीक। यानी कि 21 34 ऑप्शन नंबर बी ठीक फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन मज़ा आता करने में ठीक। भले ही टफ हो, लेकिन आपको अगर नॉलेज है ना डीप में ठीक, तो कर सकते हो आप। यहाँ पर देखिए, यहाँ को उत्तर से ठीक, उत्तर दिशा से, यहाँ पर क्या पूछा है ठीक। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रमबली में सजाइए ठीक। उत्तर दिशा की ओर सजाना क्रम में ठीक। तो चलिए देखिए, तो सबसे उत्तर में कौन पड़ेगा इन श्रेणियों में ठीक। तो सबसे उत्तर में पड़ेगा काराकोरम, बता दिया। उसके बाद लद्दाख आएगा ठीक। ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना ठीक। तो सबसे उत्तर में है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर ठीक। फिर उसके बाद पीर पंजाल ठीक। सबसे ऊपर काराकोरम यानी कि K2, फिर उसके नीचे लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल ऑप्शन नंबर सी ठीक। अरावली की आयु बतानी, तो अरावली 570 मिलियन वर्ष पुराना है, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और ये राजस्थान में है ठीक। तो देखिए, भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत तो ये अरावली है ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है ठीक। तो सही नहीं है, तो चलिए देखिए, ये पोटबार ठीक। पोटबार का पठार कुमायूं हिमालय का भाग नहीं है। पीर पंजाल लघु हिमालय में पड़ता है, K2 काराकोरम में पड़ता है। और ये करेवा तो ये जम्मू कश्मीर की घाटी है ठीक। पोटबार का पठार, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जास्कर श्रेणी कहाँ पड़ती है, तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है ठीक। जास्कर पहाड़ी वगैरह। आगे चलिए, 136 नंबर देखिए, भारत की वास्तविक प्राचीनतम मोड़दार पर्वत ठीक। जब भी ये क्वेश्चन पूछ लेंगे भारत का सबसे प्राचीन पर्वत, तो अरावली ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स। ये देखिए, भारत का अरावली पर्वत का निर्माण, तो अरावली पर्वत बना था कैलोडोनियम युग में ठीक। कैलोडोनियम युग ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अरावली श्रेणियों का निर्माण हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी कैलोडोनियम युग में। नेक्स्ट देखिए, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है, तो अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है, तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है ठीक। यानी कि उत्तर पूर्व से, यानी कि इधर से ऐसे इधर नीचे की तरफ आओगे तो ये चौड़ा होता जाएगा ठीक है। ये बात बताने की कोशिश कर रहा है। आगे चलिए ठीक है। अधोलिखित में से कौन पर्वत भारत का प्राचीनतम है ठीक। जब भी प्राचीनतम की बात आएगी तो अरावली ठीक है आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच है, तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा घाटी या फिर नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, तो ये सतपुड़ा श्रेणी का भाग है ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, अब हम पर्वत और नालियाँ देख रहे हैं ठीक है। नहीं, पर्वत देख रहे हैं, ओनली पर्वत और पहाड़ वगैरह ठीक है। नदियाँ वगैरह हम आगे देखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से इन पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में लगाना है, यानी कि नीचे से ऊपर जाना है ठीक है। तो चलिए देखिए,
दक्षिण से उत्तर की ओर सबसे दक्षिण में आएगी सतमाला, ठीक है, सतमाला पहाड़ी, और उसके बाद आएगी कैमूर पहाड़ियाँ, ठीक है, और उसके बाद आएगी नागा पहाड़ियाँ, और लास्ट में पीर पंजाल, ठीक है। तो पीर पंजाल आप वैसे भी, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर के है ना, मान लो ये नक्शा है भारत का, तो जम्मू कश्मीर इधर ऊपर की साइड है ना, ठीक है। तो यही बात बताई कि इसने कहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जाना है, तो ऊपर जम्मू कश्मीर पड़ता है ना, तो ये पीर पंजाल सबसे ऊपर आएगा, यानी कि तीसरा। तो तीसरा देखिए आप यहाँ पर पकड़ सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं है? तो ये मांडव पहाड़ियाँ ये एमपी की हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश की हैं। बाकी सतमाला पहाड़ी, बालाघाट, हरिश्चंद्र श्रेणी ये महाराष्ट्र की है। आगे चलिए, 144 नंबर देखिए, यहाँ पर बताना है उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है इनको, ठीक है, पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर। तो चलिए, सबसे उत्तर क्या कहते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा महादेव पहाड़ी, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महादेव के बाद आएगा सतपुड़ा पर्वत, और फिर सह्याद्री, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये नक्शा है ना, तो ये सह्याद्री पर्वत इधर पड़ता है ना पश्चिमी घाट की तरफ, तो ये सबसे नीचे होगा, ठीक है। और ये महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद सतपुड़ा श्रेणी इसके नीचे है, और ये सह्याद्री श्रेणी ये केरल के तट का भाग है, ठीक है। केरल या कर्नाटक वाले इलाके की बात कर रहा है, तो ये सह्याद्री सबसे इधर आएगा नीचे, ठीक है। समझ गए हो गए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पर बताना माउंट आबू निर्मित है, ठीक है। तो माउंट आबू कैसे बना है? तो ये नीस से बना है, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, नीस। बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ हो सकती है, ठीक है, तो आप उसे अवॉइड करना, जहाँ मैं बोल रहा हूँ और मेरा मार्कर जहाँ चल रहा है उस पर फोकस करना, ठीक है। महादेव पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश में, ठीक है, ऊपर बता दिया है। महादेव पहाड़ियाँ भाग है, तो किसका भाग है? तो ये सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। आगे देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम, ठीक है। तो बताइए सबसे नवीनतम कौन है? तो पटकाई श्रेणी है, ये सबसे नवीनतम है। आगे देखिए, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो ये शुरू में ही बता दिया, ये सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बहती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। धूपगढ़ चोटी, ठीक है, तो ये सतपुड़ा रेंज की चोटी है। आगे देखिए, निम्नलिखित उच्च आवाज आकृतियों पर ध्यान दीजिए, ठीक है, तभी ध्यान देते हैं ऊपर पढ़ के, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इनको पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना है, इन पहाड़ियों को, ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना है, तो अभी सजा देते हैं। तो देखिए, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व, यानी कि इधर से इधर जाना है, ठीक है, इधर जाना है, इधर से ऐसे चल के पश्चिम से पूर्व। तो चलिए, ये अपना इंडिया का मैप है ना, तो इधर पश्चिम से इधर जाना है, ठीक है। तो इधर पूर्व में कौन पड़ता है सबसे पहले? ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व जाना है ना, तो पश्चिम में सबसे पहले आएगा महादेव पहाड़ियाँ, यानी कि 4, ठीक है। फिर आएगा मैकाल श्रेणी, यानी कि 3, फिर छोटा नागपुर का पठार आएगा, यानी कि 2, और लास्ट में आएगा सबसे पूर्व में पड़ती है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये मेघालय वगैरह में पड़ती हैं, यानी कि 1, 4, 3, 2, 1, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो ये मध्य प्रदेश है ना, तो यहाँ पर मैकाल श्रेणी है, महादेव पर्वत है, महादेव के बाद ये मैकाल आएगा इधर, और फिर जो ये छोटा नागपुर को पठार है, तो ये इधर बीच में पड़ता है, और इधर लास्ट में आएगा गारो खासी जयंतिया, ठीक है। ये मेघालय वगैरह में है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, ठीक है। पानी वानी पी लो आप भी, मैंने तो पी लिया है, ठीक है, क्योंकि बोल बोल के गला बहुत ख़राब है, 2-4 दिन से जुकाम भी है, तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो 152 नंबर देखिए, यहाँ पर बताना कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में फैली है? तो ये अजंता की गुफाएं सिर्फ महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखना। आगे चलिए, यहाँ पर सही सम्मिलित करना है, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। दोदा बेटा कहाँ की है? तो ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी की है, यानी कि दूसरा। फिर आगे देखिए, अगला कहता है त्रिशूल चोटी, ठीक है। त्रिशूल चोटी कहाँ पर? तो ये हिमालय का पार्ट है, ठीक है, यानी कि पहला। माउंट आबू तो ये राजस्थान का है, ये देखिए चौथा। अरावली पर्वत का अमरकंटक की पहाड़ियाँ, तो ये मैकाल श्रेणी की, यानी कि तीसरा, ठीक है, यानी कि 2143, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये देख लीजिए। आगे चलिए, यहाँ पर बताना, यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। तो दोदा बेटा ये रिपीट हो गया क्या? ठीक है, नहीं रिपीट नहीं हुआ है। ये दोदा बेटा कहाँ की है? तो नीलगिरी की है, ठीक है। और ये नंदा देवी है, तो ये हिमालय का पार्ट है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ, तो ये अरावली का पार्ट है। एक सेकेंड, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ ये मैकाल श्रेणी का है, और गुरु शिखर चोटी है अरावली की, ठीक है, यानी कि 1, 2, 4, 3, ठीक है, 1, 2, 4, 3 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, ये दोदा बेटा चोटी है नीलगिरी पहाड़ी की, नंदा देवी है तो हिमालय के पार्ट है,
और ये अमरकंटक पहाड़ी है तो मैकाल श्रेणी का है। और ये गुरु शिखर चोटी है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी। आगे देखिए निम्नलिखित उच्चावाच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो चलिए ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, और यहाँ पर बता रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है इनको, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, पश्चिम से पूर्व, ठीक है ना। तो अभी मैंने दिखाया था ना आपको। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा महादेव यानी कि 1, फिर आएगा मैकाल यानी कि 3, फिर आएगा छोटा नाग या क्या है ये 2, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ, सबसे पहले महादेव यानी कि 1, फिर मैकाल यानी कि 2, और फिर आएगा छोटा नागपुर का पठार यानी कि 3, और फिर 4। 1 2 3 4 है क्या ऑप्शन में कहीं? ये तो सही लगे हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही सम्मिलित है। बस आपको थोड़ा माइंड में अपना मैप थोड़ा छापना है, ठीक है। माइंड में थोड़ी मैप की छवि बनानी है, ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य के मिलन पर स्थित है? तो ये है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं तो नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं, ठीक है। ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा है और ये IAS में भी पूछा गया है, देख लीजिए, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है? तो ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये ऐसे भी क्वेश्चन बना है। आगे देखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो नीलगिरी श्रेणी पर मिलते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब ने पूछा तो बिहार वाले कहते हैं हम भी 2016 में पूछ ही लेते हैं इसको, ठीक है। आगे चलिए, छुरी छुरी उदयपुर पहाड़ियाँ की छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार कहाँ पर है? तो बताइए, ये आई थिंक छुरी उदयपुर, ठीक है। तो ये, ठीक है। तो ये मेरे को लग रहा है ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, कोरबा, ठीक है। कोरबा रायगढ़ में, तो ऑप्शन नंबर ए 60 में कर देखते हैं, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही है। आगे चलिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनाईमुड़ी। ये हज़ारों बार ग्रुप CD एग्जाम में पूछी गई है। आगे चलिए, निम्नलिखित में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये वही हो जाएगा अनाईमुड़ी, ठीक है। आगे देखिए, प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये फिर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनाईमुड़ी, ठीक है। आगे चलिए, कार्डम पहाड़ियाँ, या फिर कई बार इसको लिखा मिलेगा इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। किसकी सीमा पर है? तो ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है कार्डमम पहाड़ियाँ। आगे देखिए, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में अवस्थित है? तो नीलगिरी है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सही सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पर बताना कौन सा सही तीर्थ स्थान अवस्थित है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला क्या कहता है, ठीक है, श्रीशैलम पहाड़ियाँ, ये अन्नामलाई पहाड़ियों का भाग है, ठीक है। पहला सही है, ठीक है। ओंकेश्वर पहाड़ियाँ, ये सतमाला का भाग नहीं है, ठीक है। ये चलिए आगे देखिए, और ये पुष्कर पहाड़ियाँ, ये महादेव श्रेणियाँ की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर ओनली 1, ठीक है। ये ओनली 1 सही है। नेक्स्ट देखिए, और ये 2015 IAS का पूछा हुआ है, सादरी पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर बताना, तो ऑप्शन नंबर सी अनाईमुड़ी। नेक्स्ट देखिए, पटकाई पहाड़ियाँ, ठीक है। पटकाई पहाड़ियाँ कहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा में नहीं आती हैं पटकाई पहाड़ियाँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है? तो ये त्रिपुरा में नहीं पड़ती पटकाई श्रेणी, बाकी नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में पड़ती हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी है? तो ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंड्स। आगे चलिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी दोदा बेट है, ठीक फ्रेंड्स। एक सेकेंड, ठीक फ्रेंड। तो चलिए कहाँ थे हम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, ठीक है। अगर ये पूछ रहे दूसरे नंबर पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फिर हो जाएगा दोदा बेटा, ठीक है। आगे चलिए, दंडकारण्य प्रदेश, तो ये पड़ता है छत्तीसगढ़, ठीक है। दंडकारण्य प्रदेश, तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं, ठीक है। ये मांडा पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में, नल्लामलाई पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश में, सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है उत्तर से, ठीक है। उत्तर से शुरू करके यानी कि ऊपर से नीचे, यानी कि उत्तर से दक्षिण में इन पहाड़ियों को लगाना है। तो चलिए देखते हैं, उत्तर में, ठीक है। सबसे उत्तर में कौन सी पहाड़ी है? तो सबसे उत्तर में पड़ेगी पहले नल्लामलाई पहाड़ी, ठीक है। फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, ठीक है। ठीक है, समझ गए होगे। पहले आएगी नल्लामलाई पहाड़ी, फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी, फिर सबसे नीचे अन्नामलाई पहाड़ी, ठीक है। सेवराय की पहाड़ियाँ, तो ये बता दिया तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये 2007 IAS में पूछा है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पहाड़ियाँ
और उनको सही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए सही क्रम में सजाना है, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए देखिए कौन सा कथन सही है। तो ये कार्डमम पहाड़ियाँ ये बता दिया ना कहाँ पर पड़ती हैं, तो ये केरल और तमिलनाडु के तट पर पड़ती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये कार्डमम पहाड़ियाँ ये कोरोमंडल तट पर नहीं पड़ती। आगे चलिए कैमूर पहाड़ियाँ तो ये कोंकण तट पर नहीं पड़ती। महादेव पहाड़ियाँ ये मध्य भारत में यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ती है। मिकिर पहाड़ियाँ तो ये पूर्वोत्तर भारत में पड़ती है, यानी कि तीसरा और चौथा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए निम्नलिखित में से कौन एक मूल स्थल रूप है। ठीक है, तो मूल स्थल रूप कौन है, तो ये हो जाएगा ज्वालामुखी शंकु। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, तो उत्तराखंड में पड़ता है ये नंगा पर्वत नहीं है उत्तराखंड में। ठीक है, बाकी बंदरपूछ है जहाँ से यमुना निकलती, कामेट पर्वत है, दोनगिरी पर्वत है, लेकिन ये नंगा पर्वत उत्तराखंड में नहीं है। आई थिंक ये नेपाल वगैरह के एरिया में पड़ता है। आगे चलिए मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। ठीक है, मणिपुर राज्य है तो वहाँ पर अधिकांश पर्वतीय पर्वत है, ऐसे याद रखना। आगे चलिए दंडकारण्य परियोजना में कौन से राज्य शामिल नहीं है। ठीक है, तो दंडकारण्य प्रदेश में कौन से राज्य शामिल नहीं है, तो यहाँ पर लगा हुआ है स्टार। ठीक है, तो दंडकारण्य प्रदेश ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के आसपास वाले देख लो। ठीक है, तो ये तमिलनाडु तो होगा नहीं क्योंकि ये तो बहुत नीचे पड़ता है इधर। ठीक है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हटा ही दीजिए। ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगर यहाँ से तमिलनाडु को एलिमिनेट करें तो ये ऑप्शन गया ये। ठीक है, और ये कर्नाटक भी बहुत नीचे पड़ता है इस साइड, तो अगर इसको हटाएं तो ये भी हट जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश भी इधर पड़ता है पश्चिमी पूर्व साइड। ठीक है, तो इसे भी हटा दो। और यहाँ भी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश होना चाहिए अकॉर्डिंग टू। ठीक है, पर यहाँ पर पूछा कौन से राज्य सम्मिलित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हटा दो। ठीक है, हम इस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और दिमाग लगाना भी नहीं है। आगे चलिए दंडकारण्य भारत के किस भाग में अवस्थित है, तो ये पूर्वी भाग में। ठीक है, आगे चलिए हिमालय का विस्तार अराकोमा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, हिमालय का विस्तार अराकोमा कहाँ पर स्थित है, तो ये अराकोमा पर्वत पड़ता है म्यांमार में। ठीक है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए भारत में। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियाँ केवल एक ही राज्य में फैली है, तो कई बार बता दिया अजंता की गुफाएं एक ही राज्य में फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है अगला। देखिए ठीक है, यहाँ पर सही सुमेलित करना है, तो चलिए देखिए सही सुमेलित कर देते हैं अभी। तो ये डक्कन ट्रैप। ठीक है, तो डक्कन ट्रैप किसका हिस्सा है, तो ये बनेगा क्रस्टेशियन युग का है। ठीक है, ये डक्कन ट्रैप बना था क्रस्टेशियन युग में। आगे देखिए पश्चिमी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट ये उत्तर नूतन जैव श्रेणी का है। अरावली पर्वत। ठीक है, तो अरावली पर्वत कब बना था, तो ये बताया था ना, ये पूर्व कैम्ब्रियन काल का है। ठीक है, नर्मदा घाटी कब बनी थी, तो नर्मदा घाटी बनी थी अत्यंत नूतन में। ठीक है, अत्यंत नूतन में, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3125। ठीक है, दोबारा देख लीजिए डक्कन ट्रैप कब बना था, तो ये क्रेस्टेशियस युग में बना था, ऐसे बोल सकते हो। पश्चिमी घाट कब बना था, तो ये बना था उत्तर नूतन काल में। ठीक है, और अरावली पर्वत तो ये अरावली पर्वत बताया था ना कब बना था, तो ये बना था पूर्व कैम्ब्रियन काल में। और ये नर्मदा ताप्ती नदी तो ये बनी थी अत्यंत नूतन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे डीप लेवल के पूछ लेता है, और देखिए IAS का पूछा हुआ है। ठीक है, आगे चलिए जम्मू। ठीक है, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग से संबंधित है, तो जवाहर सुरंग कहाँ पर है, तो ये पीर पंजाल श्रेणी में। ठीक है, आगे चलिए ये नंगा पर्वत कहाँ पर है, तो ये नंगा पर्वत है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी है ऑप्शन नंबर डी एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन आ गया था। कुल्लू घाटी। ठीक है, तो कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस श्रेणियों के बीच है, तो ये धौलाधर और पीर पंजाल के बीच है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट देखिए क्या कहता है भूवैज्ञानिक उपकरणों के अनुसार सही क्रम लगाना है। ठीक है, तो सही क्रम देखिए सबसे पहले कौन बना था, तो सबसे पहले अरावली सबसे पुराना है। ठीक है, तो उसके बाद पूर्वी घाट और फिर डक्कन ट्रैप फिर हिमालय। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है हिमालय कैसा पर्वत है, तो ये नवीनतम है, और कई जगह ये नवीनतम की जगह बलित पर्वत भी लिखा मिलेगा। आगे चलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो ये हो जाएगा सैंडल पीक। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछी जाती है कि सैंडल पीक कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप में। और कई बार ये पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप की चोटी सबसे ऊंची कौन सी है, तो ये सैंडल पीक। आगे देखिए निम्न कालों में किसे प्राय लघु हिमकाल माना गया है, तो लघु हिमकाल माना गया ऑप्शन नंबर सी
1650 ईस्वी से 1870 की ईस्वी को लघु हिमकाल युग माना गया है। आगे चलिए, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो ये हो जाएगा मालवा का पठार। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत है? तो ये भी बताया ना, नवीन पर्वत कौन है? तो ये हो जाएगा शिवालिक की पहाड़ियाँ डिफेंस। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है डिफेंस। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं डिफेंस। तो देखिए, कोडाई कनाल तो ये ऐसे आई थिंक अन्नामलाई पहाड़ियों पर है डिफेंस। माउंट आबू तो ये अरावली पर्वत का है डिफेंस। ऊटकदम डिफेंस, तो ऊटकदम नीलगिरी पहाड़ियाँ डिफेंस। तो मुझे ये गलत लग रहा है डिफेंस। आगे देखिए डिफेंस, और ये शिमला, तो शिमला पीर पंजाल श्रेणी में आता है डिफेंस। तो ये यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। और यूपी वाले ऐसे क्वेश्चन रख देते हैं डिफेंस और फिर बाहर कर देते हैं। तो आप देख लेना डिफेंस, मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर सी होना चाहिए डिफेंस। बाकी आप देख लेना। विदर्भ, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। ये विदर्भ किसका नाम है? तो ये महाराष्ट्र का है डिफेंस। महाराष्ट्र है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए डिफेंस महाराष्ट्र का। अगर ये पूछ ले सौराष्ट्र डिफेंस, अगर ये पूछ ले सौराष्ट्र, तो ये सौराष्ट्र पड़ता है कहाँ पर? गुजरात में। विदर्भ पड़ता है मुंबई में डिफेंस। ऐसे याद रखना, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो भारत में कौन सा पर्वत नहीं है? तो ये गोसाई थान डिफेंस, ये नेपाल वगैरह में पड़ता है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम है डिफेंस। तो ये राजस्थान की पहाड़ियाँ हैं, इनको सही लगाना है। तो पहले आएगी शेर पहाड़ी, फिर जगरा डिफेंस, जगरा पहाड़ी डिफेंस, और फिर आएगा सज्जनगढ़, फिर आएगा तारागढ़ डिफेंस। तो ये राजस्थान की पहाड़ियाँ हैं और शायद आप लोगों ने पहली बार सुना हो ये पहाड़ियों के नाम डिफेंस। पहले शेर पहाड़ी, फिर जरगा पहाड़ी, फिर सज्जनगढ़, फिर तारागढ़ पहाड़ियाँ डिफेंस। नेक्स्ट देखिए, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं? तो ये हुए हैं ऑप्शन नंबर ए पहलो डिफेंस, पैलियोजोइक महाकाल में डिफेंस। पैलियोजोइक काल में याद रख लेना डिफेंस, या फिर पैलियोजोइक महाकल्प में भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए थे, बने थे डिफेंस। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक सबसे पुराना है डिफेंस? तो सबसे पुराना तो बता दिया, अरावली। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे प्राचीन डिफेंस, तो प्राचीन जहाँ वर्ड लग जाए सबसे पुराना, तो ये अरावली है सबसे पुराना डिफेंस, ये देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए डिफेंस, सबसे पुरानी डिफेंस, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए अरावली डिफेंस। ये देख लिए कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन, ऊपर भी आ चुका है। छोटा नागपुर का पठार तो कहाँ पड़ता है? छोटा नागपुर पठार एक संप्राय भूमि है डिफेंस। छोटा नागपुर पठार एक संप्राय भूमि है, तो ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी क्वेश्चन बना है डिफेंस। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो ये ऑप्शन नंबर सी 1365। आगे चलिए, कौन सबसे ऊंचा पर्वत है? तो ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला जम्मू घाटी और सिंधु घाटी को अलग करती है डिफेंस। तो कौन सी श्रृंखला अलग करती है? तो ये है ग्रेट हिमालयन रेंज डिफेंस। ग्रेट हिमालयन जम्मू कश्मीर को सिंधु घाटी से अलग करती है। आगे चलिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो ये नीलगिरी, ऑप्शन नंबर ए डिफेंस। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, 206 नंबर डिफेंस। यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर देते हैं। तो हिमालय डिफेंस, हिमालय कैसा पर्वत है? तो ये बलोद पर्वत है, यानी कि बलित पर्वत है, यानी कि दूसरा। आगे देखिए, उसके बाद सह्याद्री कैसा है? तो ये सह्याद्री है ब्रह्मोत्तर पर्वत डिफेंस। अजीब ही है ये डिफेंस। तो ये सह्याद्री कैसा है? तो ये ब्रह्मोत्तर पर्वत है डिफेंस। ब्रह्मोत्तर पर्वत है, यानी कि 2 के बाद 1। और फिर ये राजमहल की पहाड़ियाँ डिफेंस। तो राजमहल की पहाड़ियाँ कैसी हैं? तो ये ज्वालामुखी टाइप है डिफेंस, यानी कि 4। और नीलगिरी पहाड़ियाँ डिफेंस, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ कैसी हैं? तो ये अपशिष्ट, यानी कि 3, 21, 43। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में डिफेंस। आगे चलिए, भारत की कौन सी चोटी सबसे ऊंची है डिफेंस? तो ये हो जाएगा कंचनजंगा डिफेंस। अगर यहाँ पर K2 होता तो हम K2 पे लगाते, और K2 ऑप्शन में नहीं था। और ये क्वेश्चन PET 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है अक्टूबर में, यूपी वालों का, वहाँ पर पूछी हुई थी डिफेंस। आगे चलिए, मोनोडोइक डिफेंस, मोनेडोकनॉक स्थित है डिफेंस। तो मोनेडोकनॉक ये उपांत मैदान में स्थित है डिफेंस। आगे चलिए, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर बताना कथन कारण वाला। तो चलिए देखिए, नवीन बलित पर्वतों को टर्सरी पर्वत भी कहते हैं डिफेंस। तो ये पढ़ के ही सही लग रहा है। आगे चलिए, दूसरा क्या कहता है, इनका निर्माण डिफेंस। इनका निर्माण मुख्यतः संरचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे हुआ है डिफेंस। तो ये गलत है, यानी कि अपना आंसर है ए सही है, आर गलत है डिफेंस। तो ये देखिए, ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी डिफेंस। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, रांची का पठार
उदाहरण है, तो रांची का पठार किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्कृष्ट प्लेटेशियन युग का है। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्न राज्यों में से कौन देश के सभी 4 भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल। फ्रेंड्स आगे चलिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स कई बार ये क्वेश्चन बता दें, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किसके बीच बहती हैं? तो सतपुरा श्रेणी के बीच। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किसके द्वारा घिरे हुए हैं? तो सतपुड़ा पहाड़ियों के द्वारा। आगे चलिए, धौलाधर और पीर पंजाल की मुख्य श्रेणियाँ हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये लघु हिमालय में आती हैं धौलाधर और पीर पंजाल की श्रेणियाँ। आगे चलिए, अगला क्या कहता है, यहाँ पर सही सम्मिलित करना है, तो चलिए देखिए, तो देखते हैं मध्य भारत में कौन क्या है? तो मध्य भारत में है विंध्याचल पर्वत है, ऐसे बोल सकते हो आप। और फिर तमिलनाडु का क्या है? तो नीलगिरी यानी कि दूसरा, फिर चौथा। फिर राजस्थान में है अरावली यानी कि पहला, और झारखंड में है राजमहल पहाड़ियाँ यानी कि तीसरा। 24-13 ऑप्शन नंबर बी। लास्ट देखिए इधर से, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो रूपांतरित चट्टान कौन सी नहीं है? तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ग्रेनाइट कोई रूपांतरित चट्टान नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 16 नंबर क्या कहता है, दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण में लगाइए। तो चलिए, उत्तर से दक्षिण में लगाना है दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ। फ्रेंड्स तो पहले देखिए फ्रेंड्स, यानी कि उत्तर से दक्षिण में, यानी कि ऊपर से नीचे ऐसे। फ्रेंड्स तो चलिए देखिए, तो अभी बताया था ना, पहले आएगी नल्ला माला की पहाड़ी यानी कि तीसरा, फिर आएगा नीलगिरी की पहाड़ी यानी कि पहला। फ्रेंड्स और फिर आएगा कार्डमम की पहाड़ियाँ, एक सेकंड, फिर आएगा नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ यानी कि 4, और फिर लास्ट में आएगा कार्डमम की पहाड़ियाँ, ये नीचे यानी कि दूसरा। फ्रेंड्स 31-42 है कहीं ऑप्शन नंबर बी में। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, बेलीकोंडा पहाड़ी जो पूर्वी घाट का एक भाग है, कहाँ पर है? तो बेलीकोंडा पहाड़ी है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर देखिए मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर देते हैं। ये भाबर प्रदेश। फ्रेंड्स तो भाबर प्रदेश कहाँ पर है? तो ये शिवालिक के गिरिपादों के साथ ये बना हुआ है। फ्रेंड्स तो भाबर प्रदेश है। आगे चलिए, आगे क्या कहता है, सियाचिन हिमनद कहाँ पर है? तो सियाचिन हिमनद है काराकोरम श्रेणी में। फ्रेंड्स ऊपर की साइड पड़ेगा यानी कि तीसरा। फिर आएगा पहला बुंदेलखंड का पठार, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गंगा के मैदानों तथा विंध्याचल कारगार, तो ये आ जाएगा चौथा। और रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये पढ़ा होगा आपने। फ्रेंड्स तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक की ऊंचाई औसतन समुद्र तल से सबसे अधिक है? फ्रेंड्स तो सबसे अधिक है ऑप्शन नंबर डी अनामुड़ी की। फ्रेंड्स
नेक्स्ट देखिए क्या कहता है 38 नंबर, गंगा। ठीक है ना, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ पर बरस भर जलवायु तापमान के साथ आर्द्रता बनी रहती है। ठीक है, जो गंगा का निचला मैदान है तो यहाँ पर बरस भर वर्षा जलवायु और तापमान में आर्द्रता बनी रहती है। आगे देखिए इस क्षेत्र के लिए, ठीक है, इस क्षेत्र में निम्नलिखित फसलों के लिए कौन सा युग्म सही है। ठीक है, तो ये बताना है कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा उगाई जा सकती है जहाँ पर पानी ज़्यादा हुआ, तापमान बढ़िया हुआ, तो वहाँ पर धान और कपास उगाया जा सकता है। ठीक है, धान, कपास नहीं, कपास को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, धान और जूट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो ये धान वगैरह होता है तो इसके लिए 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, और यहाँ पर लिखा है वर्ष भर वर्षा होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखिए मिलान कर देते हैं। तो देखिए विशिष्ट दोआब, ठीक है, विशिष्ट दोआब, तो ये विशिष्ट दोआब किससे बिलोंग करेगा, तो ये ब्यास और सतलुज के मध्य है। ठीक है, विशिष्ट दोआब ब्यास और सतलुज नदी के मध्य बनता है या फिर पड़ता है, ऐसे याद रख लो। और दूसरा देखिए क्या कहता है बारी दोआब, तो ये रावी और चिनाब के बीच पड़ता है। ठीक है, रचना दोआब, तो ये रचना दोआब पड़ता है किसके बीच बताइए, एक सेकेंड। ठीक है, तो दोबारा देखिए। ठीक है, यहाँ कर कहता है विशिष्ट दोआब, तो ये ब्यास और सतलुज नदी के मध्य है। ठीक है, आगे देखिए ये बारी दोआब। ठीक है, तो बारी दोआब रावी और ब्यास के मध्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि पहले का तीसरा फिर दूसरा। और फिर रचना दोआब, तो रचना दोआब रावी और चिनाब के बीच पड़ता है यानी कि पहला। और चाज दोआब, तो ये चिनाब और झेलम के मध्य है। ठीक है, यानी कि चौथा, यानी कि 32-14, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भाबर पेटी पाई जाती है, तो ये हिमालय के गिरिपादी क्षेत्रों में पाई जाती है भाबर पेटी। नेक्स्ट देखिए, और ये IAS का ऑप्शनल जियोग्राफी में पूछा हुआ है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं ओर से मिलती है, तो गंगा नदी के बाएं ओर से मिलती है सोन नदी। यहाँ पर कथन कारण वाला, तो चलिए देखिए भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है। ठीक है, तो ये पढ़ के ही सही लग रहा है, अब ठंडे आने वाली है तो कुछ बूंदाबांदी शुरू हो गई है। आगे देखिए जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो बताइए कौन सा सही है, बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि दोनों सही हैं पर यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल संग्रहण है, सबसे ज़्यादा जल संग्रहण किसका है, तो यह है गोदावरी का। ठीक है, और ये HCS 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर इस गोदावरी से ये पूछा गया था गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो ये 1265। ठीक है, 1265 नहीं है, ये है 1465। ठीक है, 1465 किलोमीटर लंबी है ये गोदावरी नदी। ठीक है, ये HCS 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में। ठीक है, पूछा गया था। आगे देखिए कथन कारण वाला है, तो चलिए देखिए कथन क्या कहता है। ठीक है, यहाँ से पढ़िए, गंगा के मैदानों में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई जाती है। ठीक है, तो ये सही है, ये सही लग रहा है पढ़ के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है गंगा के मैदानों में कोई ज्यों ज्यों ऊपर की ओर जाएगा आर्द्रता और मानसूनी हवाएं ऊंची होती जाएंगी। ठीक है, तो बताइए ये दोनों सही लग रहे हैं मुझे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये देखिए ए आर दोनों सही है, और आर ए की स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, स्पष्टीकरण बी है ना, तो ये देखिए बी है, तो यहाँ पर है ए आर दोनों सही है, और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, अब समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ कह रहा है कि गंगा के मैदानों में यदि कोई आदमी पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर जाएगा। ठीक है, तो मानसूनी वर्षा घटती जाएगी। ठीक है, तो ये सही है, मतलब ये है कि पश्चिम से इधर ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो ऊपर की तरफ मानसून कह रहा है मानसूनी हवाएं या फिर वर्षा घटती जाएगी, ये सही है। ठीक है, और दूसरा कहता है गंगा के मैदानों में ज्यों ज्यों कोई ऊपर, ठीक है, ज्यों ज्यों कोई गंगा के मैदानों के ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा तो वहाँ पर आर्द्रताधारी मानसून पवनें और ऊंची होती जाती हैं, तो ये सही है, क्योंकि जितना पहाड़ों की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, आगे चलिए देखिए। ठीक है, सतही जल संसाधन कहाँ पर उच्चतर होता है, ठीक है, तो ये होता है गंगा के मैदान में। आगे चलिए भारत का सबसे विस्तृत भू आकृति प्रदेश है, तो ये गंगा का मैदान ही होगा। ठीक है, तो ये उत्तरी मैदान लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे देखिए गंगा के मैदानों की पुरानी कच्छारी। ठीक है, पुरानी कच्छारी मिट्टी क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है भंगार। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भांगड़, इसको याद रख लो। ठीक है, जैसे मान लो आपके घर में कोई पुरानी चीज़ें वगैरह पड़ी है ना, ठीक है ना, जो पुरानी किताबें वगैरह हैं या फिर कोई
अवाड़ कवाड़ लोहा वगैरह पड़ा होता है ना, तो आप कहते हो ना मम्मी ये सामान पुराना हो गया, इसको भंगार वाले को बेच दो, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना, पुरानी मृदा को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भांगड़, ठीक है ना। यानी कि पुरानी मृदा आप कहते हो ना मम्मी ये पुरानी चीज़ें होंगी, इसको भंगार वाले को बेच दो, तो ऐसे याद रखना, ठीक है ना। पुरानी चीज़ें जाएंगी भंगार वाले के पास, यानी कि पुरानी मृदा को कहेंगे भांगड़, और नई मृदा पूछ ले तो उसको कहेंगे भावर, ठीक है ना। मान लो कोई आप नई चीज़ लेके आए तो आप दिखाते हो ना, भाभी देखो मैं नई चीज़ लेके आया हूँ, तो ऐसे भावर, ठीक है ना, ऐसे याद कर लो। मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है, लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है ना। आगे चलिए। भू, ठीक है ना, भूगर्भीय दृष्टि से गंगा की घाटी और महानदी का छत्तीसगढ़ का मैदान किस तरह भिन्न है, ठीक है ना। तो किस तरह भिन्न है, तो ये देखिए, गंगा गंगा घाटी हिमालय से नदियों में बहती हुई मिट्टी के जमने से बनी है, ठीक है ना। और जबकि छत्तीसगढ़ का मैदान चट्टानों के घिसने से बना है, ठीक है ना। समझ गए होगे। जो गंगा घाटी बनी है, तो गंगा घाटी कैसे बनी है, तो हिमालय की नदियों से जो मिट्टी जो आई है वो जम गई है, तो उससे गंगा घाटी बनी है। और छत्तीसगढ़ का मैदान कैसे बना है, तो ये चट्टानों के घिसने से बना है, ठीक है ना। अलकनंदा, ठीक है ना। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलते हैं, तो ये देवप्रयाग में, और ये A1 क्वालिटी का लॉलीपॉप क्वेश्चन है, हज़ारों बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है ना। यूपी PCS का ये पालतू क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन तो देखते ही उड़ा देना, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, ये दोआब क्षेत्र कहाँ बनता है, तो दोआब क्षेत्र में जो खेती वगैरह होती है तो पंजाब वाले एरिया में, ठीक है ना। तो यानी कि 3 और ये 4, ठीक है ना। असम में जो खेती करने का इलाका वगैरह है तो उसको कहते हैं 4, यानी कि 1। और मैदान, ठीक है ना, तो मैदान अभी पढ़ के आए ना, उत्तर गंगा का मैदान, ठीक है ना, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी कि 4। और ये तराई क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तराई पड़ता है 1 सेकेंड, ठीक है ना, तो ये मैदान पड़ता है कर्नाटक का, ठीक है ना। दोबारा देखिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। दोआब क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो ये पंजाब में 3रा। और ये 4 पड़ता है असम में, ठीक है ना, यानी कि पहला। और ये मैदान पड़ता है कर्नाटक है, यानी कि 2रा। और ये तराई का मैदान, ये गंगा का मैदान, तो ये उत्तर प्रदेश का, यानी कि 4। 31 24 ऑप्शन नंबर 8, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में निम्नलिखित लोकप्रिय पर्वत स्थानों को मध्य समुद्र तल की ऊंचाई से के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए, ठीक है ना। इनको मतलब समुद्र तल की ऊंचाई से इनको सजाना है, ठीक है ना। तो चलिए सजा देते हैं, तो चलिए सजाते हैं, ठीक है ना। सबसे ऊंचाई पर है ऊटी, यानी कि 3रा। तीसरे के बाद फिर सबसे ऊंचा है शिमला, यानी कि 2रा। फिर मंसूरी, यानी कि पहला। और फिर आएगा दार्जिलिंग, यानी कि 4था। मेरे अकॉर्डिंग 32 14, ठीक है। 32 14, ये देखिए 32 14 ये है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।